जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मशरिक़ टीवी पे आपके अपने प्रोग्राम क्रॉस रोड के साथ महमूद जान बाबर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उर्दू बोलने का मकसद एक ही होता है कि जब हमारे मेहमानों को पश्तो ना आती हो, वो लोग जिनका हमारे साथ बात करना ज़रूरी हो और उनकी प्रोग्राम में मौजूदगी ज़रूरी हो, जब उन्हें पश्तो ना आए तो हमें उर्दू बोलनी पड़ती है। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि 4 ऐसे बड़े लोग इस प्रोग्राम में शरीक होने जा रहे हैं कि जिनसे बात करके हमेशा ही हमें अच्छा लगा और हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। आज के प्रोग्राम के 2 मौज़ूआत हैं। मेरा जी चाहता है मैं बात करूं अपने उन जन्नत नज़ीर वादियों की जहां पे लोग दूर दराज से सयाहत के लिए आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। बात की जाए तो कराची से लोग आते हैं, पंजाब से लोग आते हैं, बलूचिस्तान से, और हर जगह जहाँ पे भी पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानियों के अलावा भी लोग आते हैं। हमारे सवात का इलाका है, दीर की खूबसूरत वादियाँ हैं, कागान नारान है, इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम जाते हैं। लेकिन अफसोस उस वक्त होता है जब हम उस जगह के साथ एक अजीब किस्म का सलूक करते हैं, खा पी लेते हैं, चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं और कचरा वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं। और जब ये तस्वीरें फिर आती हैं सोशल मीडिया पे तो हमें हमेशा शर्मिंदगी ही का सामना करना पड़ता है। हम वो लोग हैं जो बाहर ममालिक में जाते हैं तो अपना कचरा खुद उठा के उसे डस्टबिन तक छोड़ के आते हैं, लेकिन जब अपने वतन की बात आती है, अपने इन इलाकों की जन्नत नज़ीर वादियों की बात आती है तो हम इन इलाकों को गंदा छोड़ के आते हैं। और फिर हम कहते हैं कि माहौलियाती बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है और बहुत ज़्यादा मसाइल बन गए हैं और सैलाब आ रहे हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल बन रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ हमारा अपना किया धरा होता है। जब हम वहाँ से उठते हैं इतना भी नहीं करते कि अपना कचरा ही उठा के जगह तक पहुंचा सकें। मेरा जी चाहता है मैं इस पे बात करता रहूं, लेकिन इसके अलावा भी एक मौजू है और वो मौजू है शहर पेशावर से उसका ताल्लुक़ है। आज वो मौजू हिंदुस्तान की मीडिया पे इस वक्त उस पर बात हो रही है, पाकिस्तान की मीडिया उस पर बात कर रहे हैं और वो मौजू है इस वक्त हमारे शहर पेशावर के किस्साखानी के 1 किलोमीटर के दायरे में जो घर आबाद हैं इस वक्त उन पर बात हो रही है। किन पे? इस शहर पेशावर की जब बात की जाए तो यहाँ पे हम बहुत अरसे से, सैकड़ों सालों से देख रहे हैं कि खुशकिस्मती से यहाँ पर आज तक कभी किसी ने मज़हब का मसला नहीं छेड़ा। यहाँ पर सिखों की एक बड़ी तादाद आबाद है, उनकी बड़ी बड़ी खूबसूरत यहाँ पे गुरुद्वारे हैं और बहुत दुनिया से लोग उसे देखने आते हैं। यहाँ पर मंदिर हैं, यहाँ पे हिंदू रहते हैं, यहाँ पर ईसाई रहते हैं, यहाँ पे मुसलमान रहते हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी ऐसी जगह हैं जिसे देखने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। इस किस्साखानी के करीब डक्की नालबंदी पे एक घर है और उसे कपूर हवेली कहते हैं। कपूर हवेली के हवाले से आज हिंदुस्तान में इस वक्त एक बहस चल रही है कि अगर ये हवेली गिर रही है और इसको हुकूमत यानी गिराने भी नहीं दे रही उसके मालिक को जिसने नया इसे ख़रीदा है, तो इसको प्रिजर्व करके इसे कुछ बनाया क्यों नहीं जाता। आखिर इस किस्म की बातें होती क्यों हैं और इसके मकासद क्या होते हैं और हम इनसे दरअसल क्या सीख सकते हैं, क्या हासिल कर सकते हैं। यह हमारे प्रोग्राम का मौजू है और इन जगहों की इनको प्रिजर्व करना क्यों अहम होता है, इस पर इस वक्त बात चल रही है। पाकिस्तान के पूरे सोशल मीडिया पर यह बात चल रही है, हिंदुस्तान में इस पर बहुत बात हो रही है। तो हमने भी सोचा कि अपने शहर पेशावर के इस ख़ास जगह के हवाले से ज़रा बात कर लें और लोगों को बताएं कि ये 100 साल की उम्र की ये हवेली इस वक्त इसके हवाले से इतनी बात क्यों हो रही है। इस पर मैं बात करूंगा। मेरे साथ मौजूद होंगे मेरे 2 दोस्त हिंदुस्तान से भी होंगे, इसके अलावा इस्लामाबाद से पाकिस्तान के 2 बड़े सहाफ़ी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि इस हवेली के हवाले से इसकी कानूनी हैसियत पे बात की जाए। कानूनी हैसियत पे बात करने के लिए इस हवेली को ख़रीदने वाले जो हाजी इसरार साहब हैं उनसे हमने रब्ता किया है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी करेंगे बख्त मोहम्मद साहब, जो कि इस वक्त ऑफिशियल हैसियत में हमसे बात करेंगे कि इस जगह को ना तो गिराने दिया जा रहा है ना इसका कोई हल निकल रहा है, आखिर ऐसा क्यों है। तो मैं चाहूँगा कि मैं सबसे पहले बात करूँ, अगर हाजी इसरार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बख्त मोहम्मद साहब हैं, अच्छा, तो उन दोनों के साथ हमारा रब्ता हो रहा है और उनसे हमारी बात हुई थी और उन दोनों ने कहा था कि वो इस पर बात करेंगे। जब पेशावर की बात करते हैं तो ना सिर्फ कपूर फैमिली की बात आती है, इसके अलावा जब हम दिलीप कुमार साहब की बात करते हैं तो वो यूसुफ खान जो यहाँ से होके गया था वहाँ पे वो दिलीप कुमार बन गए। इसके अलावा एक और सुपरस्टार शाहरुख खान साहब भी, वो इस 1 किलोमीटर के एरिया में एक दूसरे के आप कह सकते हैं कि हमसायगी ही में उनके घर आबाद थे।
ये जिस घर की मैं बात कर रहा हूँ, इसको पृथ्वीराज साहब के वालिद साहब ने इस हवेली को तामीर किया था। कहते हैं कि ये पृथ्वीराज साहब जो थे वो, आप जानते हैं उनको, वो 3 नवंबर 1906 को यहाँ पर पेशावर में पैदा हुए थे। फिर वो एडवर्ड्स कॉलेज में उन्होंने यहाँ से इंटर किया था। अच्छा, तो इस वक्त जो रिसर्च ऑफिसर हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे, बख्त मोहम्मद साहब, वो मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं। बख्त मोहम्मद साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू बाबा साहब, बहुत शुक्रिया। बख्त मोहम्मद साहब, ज़रा मुझे जल्दी से बताएंगे कि आखिर में ये मसला क्या है, इस हवेली का कोई हल हुकूमत क्यों नहीं निकाल पाई? बाबा साहब, पेशावर में जो है ना, डायरेक्टर पर जी ने कुछ 1840 बिल्डिंग ये रजिस्टर की है, डॉक्यूमेंट की है, ये तारीखी जो बिल्डिंग है पेशावर में। तो डिपार्टमेंट का ख्याल है कि मुख्तलिफ इसमें जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है इसमें कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन का काम शुरू करे। इसके लिए डिपार्टमेंट ने एक कंसेप्ट पेपर पीएनडी डिपार्टमेंट को भिजवाई है, जो उसके अप्रूवल के साथ ही उसके अप्रूवल के बाद इसके PC1 पे काम शुरू किया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये इस हवेली का ख़ास, अगर इस हवेली की बात की जाए, ये तो किसी को बेची जा चुकी है और वो इसका मालिक है, वो अगर वापस फ़रोख्त नहीं कर रहा तो हुकूमत के पास और क्या ऐसे, इसका हल क्या है इस सारे मसले का? तो ये भी हो सकता है कि ये बिल्डिंग उसी के पास रहे और डिपार्टमेंट इसमें कंजर्वेशन का काम करे। मतलब डिपार्टमेंट ये नहीं चाहता कि हम उसे ये खरीद ले। ये भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी उसकी हो लेकिन डिपार्टमेंट उसमें कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन का काम करे। और अगर डिपार्टमेंट इसको एक म्यूजियम या एक विजिटिंग स्पॉट में तब्दील करना चाहे तो डेफिनेटली इस बिल्डिंग या इस जगह पे सेक्शन 4 लगा के इस बंदे से खरीदेंगे और उसके बाद उसमें जो भी चेंजेस करना चाहे वो करेंगे। अच्छा, तो इस हवाले से कोई केस वगैरह भी कहते हैं कि अदालत में चल रहा है और हुकूमत भी क्या उसमें पार्टी है? ये बाबर साहब, इस तरह इसका मसला कुछ इस तरह है कि 2016 में डायरेक्टर परकिया जी ने जिस तरह पूरे पेशावर की वर्ल्ड सिटी में 1840 बिल्डिंग ये रजिस्टर किए, तो 2016 में ये जो मालिक है इस हवेली का, उसने और उस अपने भाइयों के साथ मिलके इस बिल्डिंग को डिपार्टमेंट की इजाज़त के बगैर गिराने की कोशिश की। तो डिपार्टमेंट ने उस पर एक्शन लेके उस बंदे के खिलाफ FIR किया, तभी वो केस आजकल अदालत में है और अंडर ट्रायल है। अच्छा, तो इस पर अदालत में वो चल रहा है। बहुत शुक्रिया बख्त मोहम्मद साहब, आपने हमसे बात की, इस हवेली के हवाले से कानूनी हैसियत हमें समझाई। और नाजरीन, इस वक्त हम बचपन से एक बहुत अहम किरदार को हिंदी फिल्मों में देखते आए थे। हमारे से हमने उनकी फिल्में बहुत शौक़ से देखी और वो हमें हमेशा बहुत बुरे किरदारों में मिले। हमें ऐसे लगे कि जैसे ये इनकी शख्सियत ही ऐसी है, क्योंकि वो किरदार में ऐसे डल जाते थे कि बिल्कुल अजीब सा वो लगता था। लेकिन जब उनके बारे में मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं। हिंदुस्तान से इस वक्त रंजीत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत खुशी का लम्हा है कि रंजीत साहब ने पेशावर के लोगों से बात करने के लिए हमारी दरख्वास्त को कबूल किया और वो हमारे मेहमान बने। रंजीत जी, आदाब, आपको खुशामदीद कहते हैं। चूँकि कपूर फैमिली से आपका बहुत करीबी दोस्ती का एक ताल्लुक़ है, तो हमने कहा कि आपसे बात की जाए इस मसले पे। आपको खुशामदीद कहते हैं पेशावर में। आदाब हुजूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? सब कुछ ठीक ठाक? बड़ी जोरों से बारिश हो रही है यहाँ पर बाहर। अच्छा, बड़ी खुशी हुई। बड़ा खुशी की बात है कि आप लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं रब साहब, और मुझे भी बड़ी खुशी है कि आई एम टेकिंग पार्ट इन दिस डिबेट और डिस्कशन। तो मेरा वाकई कपूर खानदान से काफ़ी 50 साल का रिश्ता है। और जब मैंने ये हवेली के बारे में, हवेली तो हमने पहले भी, हमारे जो दोस्त हैं दिल्ली में राकेश वैद साहब, उन्होंने जब वो वहाँ पर गए थे उन्होंने फ़ोटो दिखाई थी मेरे को, और दिलीप कुमार साहब का घर भी दिखाया था। और मेरा 3-4 बार प्रोग्राम बना, लेकिन वो बोलते हैं नहीं, ऊपर वाले की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता जी। तो मेरा मौका नहीं आया पाकिस्तान घूमने का। अच्छा जी, हम आपको देख के वैसे ही खुश हो रहे हैं, बचपन से आपको देखते आए हैं और आपके किरदार को, हर किरदार को लोगों ने पसंद किया। तो मैं ये ज़रा जानना चाह रहा हूँ कि इस हवाले से भी आपसे बात करूँ, पेशावर के अलावा भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे मकामात हैं, लेकिन ये एक हवेली है, ये गिरने वाली है। आप क्यों चाहते हैं कि इसे इसकी अपनी हालत में बचा के रखा जाए? ऐसे इसकी क्या ज़रूरत पड़ सकती है?
तो मुझे थोड़ा बहुत जो पता लगा है राकेश भाई से कि जो इस हवेली के मालिक हैं वो इसे गिरा के कुछ बनाना चाहते हैं। अब बाकी 100 साल पुरानी अगर बिल्डिंग है तो वो अपने आप भी गिर सकती है। लेकिन क्या होता है, ये हेरिटेज पुरानी ये जो इमारतें तो और भी बहुत हैं जो किसी मशहूर नाम के साथ अटैच होती है, उसको जरा संभाल लिया जाता है, देखा जाता है। और फिर ये क्या फिल्मी हस्ती के साथ इन्वॉल्व है, तो फिल्मों का और टूरिज्म का मेरे हिसाब से एक बड़ा आपस में बड़ा क्लोज रिश्ता होता है। क्योंकि जब वो फिल्मों में देखते हैं, अरे अरे ये वो जगह है, चलो जाके देखते हैं, अरे अरे ये वो है, उसका घर है, चलो जाके देखते हैं। अच्छा। अभी जैसे अब यहाँ फिल्म वाले जो है बम्बई में जो लोग आते हैं दूर दूर से, हमारे जैसे फिर घर देखने के लिए चले आते हैं लोग। अच्छा। तो हमको मिलना भी पड़ता है उन लोगों से। और ये जो कपूर खानदान की ये जो हवेली है और ये फर्स्ट फैमिली है, और जब ऋषि कपूर गया था वहाँ पर आपके यहाँ, उसने वापस आया था तो कुछ फोटो दिखाई थी कि यार मेरे ये दादाजी की परदादा जी की हवेली है ऑल दैट। और इस क्या जिनके पास ये है, और मुझे ये भी पता लगा कि वो काफ़ी ऊपर वाले की मेहरबानी से काफ़ी सुखी हैं, मतलब अच्छा पैसे वाले हैं। अगर वो इसको मेंटेन करेंगे तो अभी देखिए नई चीज़ बनाएंगे, कुछ और पैसा बना लेंगे, लेकिन अगर वो मेंटेन करेंगे तो मेरे हिसाब से आने वाले अगले 100 साल तक वो याद रहेगा लोगों को कि किन्होंने ये हवेली को संभाल कर रखा था। रंजीत जी, पुरानी आपकी तो बात होती रहती होगी ना कपूर फैमिली से, उनको आपकी तो बात होती रहती होगी कपूर फैमिली से, वो इस हवेली में क्या कोई इंटरेस्ट रखते हैं? शशि कपूर चला, हाँ जी सॉरी, वो क्या कपूर फैमिली क्या इस हवेली के हवाले से कोई इंटरेस्ट रखती है? उन्होंने कभी इस पे बात की आपसे? नहीं, मैंने एक्चुअली मुझे जब ये पता लगा ऐसा ऐसा होने वाला है उधर पेशावर में, तो मैंने वो डब्बू को, रणदीप कपूर को मैसेज भेजा था। लेकिन आजकल ये हमारे ये जो कोरोना की वजह से और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, तो आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी, उनका कोई जवाब नहीं आया मेरे को। अच्छा। और शायद उनको मिला या नहीं मिला, मिलने का तो टिक मार्क व्हाट्सएप पे पता लग जाता है, मैसेज तो मिल गया है पर वो दे नहीं पाए, पर उनकी कहाँ है, वो किस वक्त है, किधर है, वो अभी मेरा कांटेक्ट नहीं है आजकल फ्यू डेज जब से ऋषि कपूर गया है ना। अच्छा। सबसे बड़ा दुखी है वो मेरा। अच्छा, तो आप ये बताएंगे कि हिंदुस्तान में इस किस्म की इमारतों के लिए कोई कानून है जो 100 साल तक पहुंच जाती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? है ना, कानून तो है। देखिए अभी जैसे अपना बिल्डिंग पुरानी जितनी भी है हमारी, बहुत बॉम्बे में तो बहुत पुरानी बिल्डिंगें हैं, फिर लखनऊ में है, और उसके लिए गवर्नमेंट का एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, हेरिटेज बिल्डिंग्स का डिपार्टमेंट होता है, तो वो उनको मेंटेन करते हैं। उनका जो थोड़ा माइल्ड खर्चा होता है उनको स्ट्रक्चर को संभाल के रखने का, उनको प्रिजर्व करने का, ताकि वो गिरे नहीं। तो उसके लिए हमारे यहाँ तो काफ़ी होता है, और मैं चाहता हूँ कि ये आप भी अगर ऐसी वहाँ पर काफ़ी हवेलियाँ होंगी और भी इम्पोर्टेंट लोग होंगे। ये तो देखिए ना, पृथ्वीराज कपूर, मुगल आजम, कैन यू इमेजिन, और उनके फादर, उन्होंने कब बनाई होगी, कैसे बनाई होगी, वो हिस्ट्री कमाल है। वहीं राज कपूर पैदा हुआ, उसी घर में खेला होगा, और फिर उसके बाद शम्मी कपूर, शशि कपूर, ऑल दीज ब्रदर्स, देन उनके फिर बच्चे, 4 जनरेशन है अभी तक, वो रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव, करीना कपूर। ये जो पेशावर में जिन्होंने जन्म लिया पृथ्वीराज जी, इस वक्त हमारी स्क्रीन पे लोगों को नजर आ रहे हैं। जब मुगल आजम में इन्होंने ये किरदार किया था तो पूरी दुनिया में अब तक वो किरदार याद किया जाता है। रंजीत जी, आप हमारे साथ रहिएगा। मेरे साथ पाकिस्तान के मायानाज सहाफ़ी आमिर मतीन साहब भी इस वक्त लाइन पे हैं, वो भी इस मसले पे, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा, उन्होंने भी इस हवाले से लिखा है। आमिर साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया महमूद जान बाबर बुलाने का मुझे। शुक्रिया सर। रंजीत सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान से, वो भी ये ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं, और जैसा कि हम 2 दिन से देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया में भी इस हवाले से बात हो रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो सब कुछ चल रहा है और ये जो सब लोग कहते हैं कि इस घर को नहीं गिराना चाहिए बल्कि इसको प्रिजर्व करके इसे कोई अजायबघर या कोई यादगार सी जगह बनानी चाहिए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे?
पहले तो मुझे रंजीत भाई को सलाम, प्रणाम, धन्यवाद करना चाहिए कि हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि आपकी वजह से महमूद जान बाबर उनसे बात करने का मौका मिला, और मुझे ये शर्फ हासिल है कि रंजीत भाई से काफ़ी दफ़ा मैं बात कर चुका हूँ और उनसे हमारा एक बड़ा करीबी ताल्लुक है और उसका बड़ा एहसास रहता है। और इन्होंने आपका शायद प्रोग्राम का इब्तदाइया शुरू का हिस्सा नहीं देखा जिसमें आपने जिक्र किया कि लोग इनको इनके किरदारों की वजह से जानते हैं, मगर जो मेरे जैसे लोग जो इनको ज़ाती तौर पर जानते हैं, हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं काफ़ी सारे, तो वो सारे बताते हैं कि इनसे शरीफ आदमी और इनसे जो ये सारी उम्र किरदार करते रहे हैं वो किरदार ही थे, और इनकी जो जाती जिंदगी है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ रही। और ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और जितने टीवी पे इन्होंने दिल तोड़े हैं, जिंदगी में रियल लाइफ में ये दिलों को नहीं तोड़ते। जी जी जी, याद है मुझे जी, बचपन से इन्हें ऊपर वाला भी परेशान है। हमने आमिर साहब इनको हमेशा इतने बुरे किरदारों में देखा है, और हमने बचपन से ये सोच रखा था कि रंजीत जी तो बिल्कुल ऐसे ही होंगे, लेकिन जब अभी इनका प्रोफाइल पड़ा हिंदुस्तान में, इनके हवाले से राय देखी तो बिल्कुल ही उल्टी थी वो उस राय से जो कि वो साबित हुई, यानी हमें बचपन से फिल्मों में देखी थी। जरा बताएंगे कि ये कपूर हवेली के हवाले से आमिर मतीन साहब आपसे पूछा। बिल्कुल उस पर उसके बाद महमूद जान आपको भी मैं दाद देना चाहता हूँ कि आपने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है कि ये सिर्फ पेशावर का असासा नहीं है, पेशावर का भी बिल्कुल असासा है कि आप देखें कि हिंदुस्तान में सब कॉन्टिनेंट की मेरा ख्याल फिल्मी सबसे बड़ा खानदान यही है। ये चौथी जनरेशन इनकी एक्टर्स की आ चुकी है। पृथ्वीराज से सिलसिला शुरू हुआ तो फिर उनके बेटे राज कपूर, शशि कपूर, हमारे बचपन के सारे ये हीरो रहे हुए हैं। फिर तीसरी जनरेशन आई, रणबीर कपूर, करीना कपूर, आगे चौथी जनरेशन अब उनकी जो है वो आई भी है। और ये पेशावर का एजाज है कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े लोग, कपूर फैमिली, उसके बाद दिलीप कुमार था, यूसुफ खान था, उसके बाद मधुबाला जी, उसके बाद जो है शाहरुख खान, इतने लोग पेशावर से इनका ताल्लुक रहा है, उनकी रूट्स पेशावर में हैं। तो ये एक घर नहीं है, ये एक पूरी आप कहें कि एक जनरेशन का एक ताल्लुक है, ये सिंबलाइज करती है उस ताल्लुक को। तो इस तरह की चीजों को बिल्कुल खासे को बचा के रखना चाहिए कि लोग जब भी आए तो पेशावर के अंदर हजारों चीजें देखने की हैं, मगर ये भी एक हिस्सा अगर उसका बन जाए कि जनाब ये लोग यहाँ पे पैदा हुए थे, ये उनका घर है, तो एक नई अट्रैक्शन आ जाएगी। और उसमें जो आप इसके लिए रोल अदा कर रहे हैं, रंजीत भाई जो कर रहे हैं, आई एम श्योर रंजीत भाई ये भी जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने डब्बू साहब से, रणधीर कपूर साहब से बात किया है, तो थोड़ा सा मजीद करने की जरूरत है कि उनके खानदान की ये हवेली है, उनकी भी थोड़ी सी दिलचस्पी होनी चाहिए। हम तो कर रहे हैं कोशिश, आप कर रहे हैं और केपी की गवर्नमेंट कर रही है, बहुत अच्छी चीज है कि लोग इस हादसे को ख्याल कर रहे हैं, मगर इसके जो वारिस हैं उनको भी तो थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए। ऋषि कपूर यहाँ आए थे और उनकी मैंने भी वो तस्वीरें देखी हुई हैं, उस वक्त हल्का उनसे मुझे मिलने का इत्तेफाक भी हुआ था। तो ये बाकी जो अभी नई जनरेशन है उनको मेरी तरफ से रंजीत भाई आप उनको कांटेक्ट करके पूछें कि जनाब हमें उनसे शायद पैसे, तो ये हमारे पास राकेश वेद साहब आ गए हैं, माशाल्लाह अल्लाह ने इनको बहुत बड़ा दिल दिया है, तो उन्होंने कर लिया कि काफी सारा वो इकट्ठा करेंगे, बाकी भी इकट्ठा कर लेंगे लोग, और भी यहाँ भी देने के लिए तैयार हैं, इंडिया में भी हैं। मगर कपूर फैमिली को दिलचस्पी तो शो करनी चाहिए अपनी इस विरासत में। वो रंजीत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस हवाले से, रंजीत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। उन तक ये बात पहुंची नहीं लगती मेरे को मालूम है, क्योंकि वरना यहाँ इंडस्ट्री में, बॉम्बे में भी बातचीत, इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री एक फैमिली है, तो वहाँ पर बात छिड़ जाती है। ऐसी कोई बात होती है ना, चाहे हमारा कोई स्टूडियो बिकने वाला होता है या स्टूडियो को कन्वर्ट करने वाले होते हैं, तो इमीडिएटली सब जगह पता लग जाता है यार फिल्मिस्तान है, यार के स्टूडियो है, महबूब स्टूडियो है, ये सब ऐसा ऐसा होने वाला है। तो अब ये जो पेशावर की बात कर रहे हैं आप, आजकल बाई चांस ये बड़े ट्राइंग टाइम है, ये कोरोना की वजह से सब लोग बड़े परेशान हैं, दुखी हैं और कंसर्न हैं, और ऐसा एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते हम लोग, समझे नहीं आप। तो मैंने जैसे मुझे पता लगा मैंने उनको मैसेज भेजा था रणधीर कपूर को। अभी तो वही है, एक रणधीर है, एक ऋषि कपूर है, बाकी करिश्मा कपूर है, वो लड़कियां हैं, दूसरी जगह पे शादी करती करीना कपूर है,
और इन सब ने बहुत दिया है इंडस्ट्री को, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को, सारी दुनिया को। तो आई डोंट थिंक जहाँ हिंदुस्तानी फिल्म जाती होगी तो कोई भी ऐसा इंसान होगा जिनको मालूम नहीं। और ये सब जब पेशावर कोई जाते हैं, जैसे मैंने जाना था, मैंने तो लाहौर जाना था, मेरी मदर वहीं पैदा हुई थी, लेकिन मैंने ये जब वहाँ जाता तो डेफिनेटली मैं वहाँ जाता, जाके देखता कि कपूर साहब की जो राज साहब के जो इंसेस्टर्स ने ये बिल्डिंग बनाई है, देख के आते हैं। तो ये टूरिज्म को भी बहुत फर्क पड़ता है, और जो इसको गिराना चाहते हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा पैसा ही कमा लेंगे, लेकिन जो इसको प्रिजर्व करके उनको जितना नाम मिलेगा वो उनको मालूम नहीं है। तो अगर वो प्रिजर्व करेंगे तो उनको इस पैसे से ज्यादा उनकी शोहरत होगी और उनको सुकून मिलेगा, और ऐसा चाहते हैं कि फिर बाकी रहा मेरी बीच में इन लोगों से किसी से बात हुई तो मैं डेफिनेटली ये पर्सनली उनसे बात करूंगा। और आज मैंने वैसे ही, मुझे तो आज ही पता लगा, तो मैं आज उसको डब्बू को, रणधीर कपूर को मैसेज भेजा था मैंने, लेकिन वो पता नहीं मिला नहीं। आजकल बारिश बहुत हो रही है बॉम्बे में, और कोरोना की वजह से पीपल आर इन द लॉकअप, और कोई फोन सुनते हैं कोई नहीं सुनते हैं, टाइमिंग भी सब गलत है, कोई सोने का टाइम कोई उठने का टाइम, ऐसा चल रहा है। तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने पहले भी पाकिस्तान के लिए, रंजीत के लोगों के लिए मैसेज भेजा था, टेक केयर फ्रॉम कोरोना, यू नो। रंजीत जी, अगर आपका उनके साथ राब्ता हो तो ये ज़रूर उन्हें बताइएगा कि इस हवाले से अगर वो कुछ कहना चाहते हैं, अपना कोई वीडियो पैगाम बेच सकते हैं, आप उनसे लेके हमें बेच सकते हैं, वो चला के यहाँ पे लोगों को बता देंगे कि उनकी फैमिली इस घर के हवाले से क्या सोच रही है। और अगर वो किसी प्रोग्राम में हमारे साथ आना चाहें तो यहाँ के लोग जरूर उन्हें सुनना चाहेंगे। ये बहुत बड़ी बात हुई है, आमिर मतीन साहब ने बहुत बड़ी बात की है कि लोगों ने खुद एक फंड बना दिया है और उस फंड में अब लोग पैसे डालना शुरू कर देंगे। अगर हुकूमतें नहीं खरीदती, कपूर फैमिली आगे नहीं आती, तो ये लोग आगे आ रहे हैं। आमिर साहब, इस फंड के बारे में थोड़ा सा मजीद बात करते हैं। नहीं, मैं डेफिनेटली बात करूंगा जी। महमूद जान, ये बहुत अच्छा आपका इसका इरादा है, कोशिश है। तो ये सिर्फ मैं समझता हूँ घर को बिल्कुल प्रिजर्व तो करना ही चाहिए, इसका बिल्कुल एक पूरा प्लान। फंड्स की इसलिए जरूरत होगी कि सिर्फ घर के बनाने से नहीं है, वो माहौल सा म्यूजियम बनाना पड़े और इसके अंदर हम सारों के, क्योंकि ये एक जगह मौजूद है जिसमें दलीप कुमार साहब की भी कोई जो असासा है उसके अंदर डाल सकते हैं, फिर उसके बाद तो बालाजी का, फिर शाहरुख हैं, और तो ये एक किस्म का एक कल्चरल सेंटर बन सकता है जिसके अंदर एक पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से पूरा इसको वो किया जा सकता है। तो आपने बड़ा अच्छा किया कि इस फंड में जी भाई भी आ गए हैं, कोई अगर इंडिया से शामिल होना चाहे तो बड़ा अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। रंजीत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? और फिर क्या एक बार सिलसिला चालू होता है तो रंजीत भाई, वो आप वो जो है करीना कपूर से, करिश्मा कपूर से, उनसे ये महमूद जान के बिहार पे बात करके हमें बताएं कि वो उनका क्या इसमें दिलचस्पी है। श्योर। वो तो देखिए जी, वो भी यही चाहेंगे ना कि उनके, बिकॉज दे आर ऑल्सो डाउन टू अर्थ, दे आर वेरी गुड पीपल। मॉडर्न, ये नहीं कि वो मॉडर्न है, लेकिन जो एंसेस्टर्स होते हैं वी दे आर फ्रॉम दैट फैमिली, और ब्लड लाइन तो अच्छी है ना, तो उससे वो डेफिनेटली दे विल बी कंसर्न, दे विल लाइक टू डू एनीथिंग दे कैन डू। सुखी भी है कि यानी कि पैसा दे कैन नॉट इन्वेस्ट मनी इन दैट। तो अभी मेरा ख्याल है उनके कान तक ये खबर पहुंची नहीं लगती है कि तोड़ने वाले हैं या कुछ करने वाले हैं। जी जी जी, मेरा मैसेज तो चला गया होगा। बिल्कुल ठीक है। ये म्यूजियम बनेगा, दिलीप साहब के को भी कनेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर। शाहरुख खान का भी मैंने देखा था, यूट्यूब पे देखा था मैंने, और भी कई बहुत लोग हैं जो कि पाकिस्तान से ही लगते हैं। हम लोग, हमारे रूट्स तो वही की है ना। बिल्कुल जी, उसको तो डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल जी। रंजीत जी, आमिर मतीन साहब, मैं इसमें ऐड कर दूं कि इसका फीडबैक जो आपने सोशल मीडिया पे महमूद जान शुरू किया था सिलसिला, तो बड़ी अच्छी फीडबैक आई है। हमारे काफी सारे वहाँ पे इंडियन जर्नलिस्ट जो दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, उनकी तरफ से भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया है। आई एम श्योर वो इसको पिकअप करेंगे और वहाँ पे हाईलाइट करेंगे कि अगर फोन किसी का नहीं लग रहा कोरोना में तो वहाँ का मीडिया पिकअप करेगा। जाहिर है एक कंबाइंड और ये इनहेरिटेंस है, तो ये साथ साथ सभी का है, तो इसमें सबको चिप इन करना पड़ेगा, तो करना भी चाहिए।
और उसमें मैं आपने जो बड़ी अच्छी काविश की है, मुझे ये आपकी टीम बता रही थी कि इसमें आपने कंजर्व करने के लिए पेशावर के जो बड़े लोग डाले हैं और वो एक फंड को उसका ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के जरिए एक बोर्ड बना दिया है जिसके अंदर ये गवर्नमेंट से भी कोऑर्डिनेट करेंगे और वो जो माहिरीन हैं कंजर्वेशन के उनकी भी राय ली जाएगी और इसको कैसे एक इंस्टीट्यूशन बनाया जा सके। सिर्फ ये नहीं है कि एक बिल्डिंग खड़ी कर दी जाए, एक इदारा बनाया जाए जिसके जरिए फिल्म की तरवीज हो, फिल्म की मशहूरी हो। और हमारी तो पाकिस्तान की बहुत जरूरत भी है कि हमारी फिल्में बैठ गई हैं, तो ये पश्तो फिल्मों में जो जो दिखाया जाता है पेशावर की सकाफत, वो पेशावर की सकाफत है नहीं है। तो शायद इसी बहाने हम पेशावर की पश्तो की फिल्मों को ठीक करें, पाकिस्तान की फिल्मों को ठीक करें, आना जाना रहे, तो ये एक बड़ा बहुत बड़ा जी जी कॉन्सेप्ट बन जी। सकता है। आमिर साहब, रंजीत साहब हमारे साथ ही रहिए। यहाँ पे हवेली के नीचे शॉट लिया जा रहा है तो पिक्चरों में, बिल्कुल तो जी, एक रास्ता बन जाता है, सिलसिला चालू हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। और इस 100% जैसे मैंने कहा ना कि इसको बिल्डिंग को गिरा के नहीं बना के कुछ उतना नहीं मिलेगा जितना इसको प्रिजर्व करके मिलेगा और जिंदगी भर के लिए ये रहेगा। देखिए हम अभी तक ताजमहल देखते हैं, कुतुब मीनार देखते हैं, these are things meant for ever and बाकी कल्चर हमारा सेम है। और मैंने तो ये भी सुना था कि पीएम इमरान खान ने भी बोला था कि ऐसी हेरिटेज बिल्डिंगें संभाल के रखनी चाहिए आपको। बिल्कुल जी, ऐसा ही होगा। रंजीत जी आपसे बार बार इंशाल्लाह इस पे रहनुमाई लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाजरीन, इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आते हैं ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आज हमारा मौजू है पेशावर का एक बड़ा घर। वो घर के जो उसके मकीन यहाँ से हिंदुस्तान गए तो अब उनकी 4 नस्लें हिंदुस्तानी जो फिल्म इंडस्ट्री है उस पर राज करती रही हैं। कपूर फैमिली की बात कर रहा हूँ। कपूर हवेली को पेशावर का हर बच्चा जानता है कि वो पेशावर की डक्की नालबंदी पे किस्साखानी के करीब मौजूद है और उसकी अब हालत ये है कि उसके हवाले से मुख्तलिफ बातें चल रही हैं। ये किसी को बेची जा चुकी हैं, इसको रोका जा सकता है गिराने से या नहीं। हुकूमत भी अपनी कोशिश कर रही है और उसके मालकान का भी अपना एक मौक़िफ़ है जिनको जानने के लिए हमने उनसे रब्ता करने की कोशिश की तो उनसे अभी हमारा रब्ता नहीं हो सका। लेकिन फिर भी हम इस बात को आगे लेके चलते हैं कि इस किस्म की जो हमारी वो होती हैं कल्चरल हेरिटेजेस होते हैं तो इसको हम बचाना क्यों ज़रूरी होता है, ये हमारे किस काम आ सकती हैं। इस किस्म की इमारतों को बचा के हम क्या क्या मज़ीद काम ले सकते हैं। इस वक्त हिंदुस्तान से हमारे दोस्त और तजज़ियाकार राकेश वेद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर मतीन साहब भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। राकेश साहब, आपको अपने प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सबको मेरा सलाम, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। वालेकुम आदाब। बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर वक्त दिया। अभी हम बात कर रहे थे इस पे, आपने ख़ुद भी देखा होगा, आमिर मतीन साहब ने भी इस पे बात की, रंजीत सिंह साहब ने भी इस पे बात की कि इस किस्म के घरों को गिरना नहीं चाहिए, इनको मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, आइंदा नस्लें इससे सीख सकती हैं। क्या सीखा जा सकता है इससे? आपको मेरी आवाज आ रही है राकेश साहब? हेलो, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है जी। मैं ये कह रहा था कि ये जो जैसे आमिर ने बात की, ये जो हम बात करते हैं विरासत और विरसों की, दिल्ली में एक गालिब की हवेली थी जो बड़ी उजाड़ पड़ी हुई थी, पर जब लोगों को शऊर आया और गालिब की हस्ती को समझा, गालिब क्या थे, तो बाकायदा सरकार ने गालिब एकेडमी की तामीर करी, उनकी बिल्डिंग को टेक ओवर किया और वहां पे आज गालिब म्यूजियम है। इसी तरह से बहुत सी ऐसी है। आप जैसे इंग्लैंड जाते हैं ना, तो आप देखोगे कहीं कहीं ऐसे मकान है जहाँ पे विलियम शेक्सपियर रहे, जहाँ पे बड़े बड़े उनके सेनेटर्स, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या उनके राइटर रहे, उन्होंने उन घर के बाहर प्लेट लगा दी है डिक्लेयरिंग देम हेरिटेज। तो हमारे यहाँ पे जब मैं पेशावर में 3 बार गया हूँ और इसकी
इंपॉर्टेंस यहाँ देखिए कि मैं 3 बार गया हूँ, और अगर जब इंशाल्लाह वीज़े खुल जाएंगे तो यकीन मानिए जो हिंदुस्तान से आदमी वहां पहुंचेगा, चाहे वो हिंदुस्तानी अमेरिका में हो, आबाद कहीं पर भी, उसको पहला काम ये करेगा, वो किस्सा खानी बाजार जाएगा। और किस्सा खानी का बाजार जो है वो हिंदुस्तान के वो लोग जो वहां से आए और जो समझते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा नाम है। और फिर कपूर हवेली, दिलीप कुमार साहब का घर, ये ऐसे मुकाम है जो हमारा बॉन्ड बढ़ा सकते हैं। हमारे अंदर जो आज की डेट में हमारे जो रिश्ते ठीक नहीं है, ये रिश्ते ठीक होंगे हम लोगों से, आवाम से। हुकूमतों का जो स्टैंड होता है उसके बड़े कारण होते हैं। मैं हमेशा आमिर मतीन साहब को भी ये कहता आया हूं कि हुकूमतों की बातें हुकूमतों में छोड़ दो, जब कुछ फैसला करेंगे हम उन हुकूमतों के साथ ही रहेंगे, पर जब तक हुकूमतें हमको नहीं कहती, हमें आपस में प्यार मोहब्बत और ये जो हमारे विरसे हैं इनको संभालना चाहिए। और मेरी तरफ से मेरा कुछ भी बन पड़ेगा, मैं इसमें पूरा कंट्रीब्यूट करूंगा। अच्छा, तो वो आमिर मतीन साहब ने भी इस हवाले से अभी बात की है। मैं जरा ये जानना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में इस किस्म की इमारतों के लिए कोई कानून है क्या? यहाँ पर तो है कि इस किस्म की इमारतों को जी बाकायदा। मैं आपको इसमें एक मिसाल देना चाहता हूँ। हिंदुस्तान का हिल स्टेशन है, उसको कहते हैं ऊटी। शायद आपने सुना होगा, फिल्मों में बहुत इस्तेमाल होता है वर्ड ऊटी। जी, ऊटी में हमारे यहाँ की बहुत महान संत सूफी एक प्रीचर थे, स्वामी विवेकानंद, जो दुनिया भर में बहुत मकबूल हुए। जी जी। वो 1908 में उस मकान में रहे, फिर वो 10 साल रहने के बाद वो अमेरिका चले गए, फिर वो कहीं और चले गए। तो उनकी जो बिल्डिंग थी वो अबंडन हो गई, खाली रह गई। तो 2012 में वो बिल्डिंग मैंने जब देखी तो बहुत खंडर में थी। हमने उस बिल्डिंग को एक्वायर किया और उस बिल्डिंग को रिनोवेट किया, उसको रेस्टोर किया 1910 की लेवल पे। वही फर्नीचर, वही अपहोल्स्ट्री, वही स्विचेस, वही केबल, वही गाड़ी एक पुराने मॉडल की खड़ी करी। आज वो ऊटी शहर के अंदर एक विरासत बन के रह गया है। हम उस मकान को ना गिरा सकते हैं, ना उस मकान को अब हम बेच सकते हैं बिना सरकार की इजाजत के। वो एक हेरिटेज स्वामी विवेकानंद जी के नाम की परमानेंट बन चुकी है। इसी तरह से बहुत से, जैसे मैंने आपको गालिब का एग्जांपल दिया, इसी तरह से जहां जहां जिन मकानों में ज़ौक़ रहे, जिनमें और बड़े बड़े शोधा रहे, शायर रहे, वो चीजें गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन में आ चुकी हैं। और हमारे यहाँ पे बड़ा सख्त लॉ है, हेरिटेज बिल्डिंग को डिमोलिश नहीं किया जा सकता, उसका फसाद भी चेंज नहीं किया जा सकता। एक बात, इजाजत हो, टाइम हो तो मैं बताऊं कि कपूर हवेली के बाहर जो फिलीगरी का काम किया हुआ है वो नायाब काम है, और अल्लाह के फजल से वो सारी की सारी फिलीगरी वर्क अभी प्रिजर्व है। कोठी अंदर से तबाह हुई है। मैं लास्ट ईयर ही वहां पे था। बाहर से फसाड एक बहुत ही खूबसूरत फसाड है, वो रेस्टोर इजीली हो सकता है। और मेरे ख्याल से जो मकान के मालिकान हैं, मैं उनसे एक गुजारिश करूंगा, उनसे एक अपील करूंगा, अगर उन तक मेरी आवाज पहुंचे, कि ये एक वो चीज पैसे के नजर के बजाय अगर वो एक कौम को तोहफा दे के जाए तो आने वाले बहुत अरसे तक उनका भी नाम रोशन रहेगा। और ये जो एक जो विरासत को बचाने की बात है, उनका भी इतिहास में, उनका भी एक तारीख में नाम जुड़ जाएगा। और उनके लिए बहुत अमीर आदमी मैंने सुनने में आया है, और उनके लिए एक कोठी की कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, पर वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो रिश्ते ठीक नहीं है, इन रिश्तों को ठीक करने में ये छोटी छोटी चीजें बहुत मददगार होंगी। और मैं इसकी तरफ बहुत तवज्जो देता हूँ। मैं साल में, जब वीजा खुला होता है, अभी तो कोविड आ गया है, मैं साल में 2 बार पाकिस्तान आता हूँ, कराची जाता हूँ, लाहौर जाता हूँ। अपने गांव, मैं बेगोवाला का रहने वाला हूँ, सियालकोट में, मैं अपने गांव में हमेशा जाता हूँ। मेरे गांव के लोग मुझसे हमेशा राब्ते में रहते हैं। तो ऐसी जगह जो है, मेरे हिसाब से महमूद जान भाई, आमिर मतीन ने जो व्यूज दिए, मैं उनसे पूरी तरह सहमत। अब मैं आमिर मतीन साहब, मैं एक बात पूछना चाहूँगा। एक ऐसे माहौल में जब हमें हमेशा मीडिया पे गर्म खबरें देखने को मिलती हैं, हिंदुस्तान से भी खबर आती है तो हमेशा ऐसी खबर आती है कि जैसे कि बस एक मजहबी लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान में भी अगर इस किस्म की कोई कोशिश होती है तो ख़बरें बनना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि इस्लामाबाद में एक मंदिर के बनने के मसाइल शुरू हैं इस वक्त पाकिस्तान में भी। इस किस्म के माहौल में कपूर फैमिली और कपूर हवेली का ये जिक्र जो है, ये कैसे आगे जा सकता है? आप क्या समझते हैं, ये कैसे मुतासिर करेंगे इन हालात को?
मैं बिल्कुल ये इस्लामाबाद में मंदिर के मतलब भी अपने व्यूज देता हूँ, पर मैं पहले थोड़ा सा राकेश वेद साहब का तारुफ करवा दूं। आपके टीवी के ऊपर मैं देख रहा हूँ नीचे लिखा हुआ है सीनियर सहाफी वेद साहब जो है एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन तो हैं ही हैं, पर उससे ज्यादा ये बहुत बड़े इंसान हैं और ये इस तरह की कॉजेज के साथ इनकी हमेशा से दिलचस्पी रही है। इसी वजह से हमारी इनसे दोस्ती है कि जिस तरह इन्होंने भी जिक्र किया कि ऊटी में ये स्वामी विवेकानंद का घर बचा रहे हैं, तो ये इस तरह के घर और इस तरह की चीजें बचाने में कि इनकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। ये पता नहीं बिजनेस कब करते होंगे, जरा ऐसे काम में पाए जाते हैं। और ये आपने सही शख्स इनको चुना है क्योंकि इनके जो हिंदुस्तान में ताल्लुकात हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये शायद हासिल हुआ है कि शत्रुघ्न सिन्हा को भी इनके साथ मिल चुका हूँ, शाहरुख साहब को भी मिल चुका हूँ, और भी बेताजा बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग जो हैं इन सबके दोस्तियां इनसे ये उनके साथ मिलते मिलते रहते हैं। तो इनको हम बिल्कुल जिम्मेदारी देते हैं, बल्कि मेरा आपसे गुजारिश होगी कि इसका फॉलो अप जरूर कीजिएगा। हमारे यहाँ इश्यूज को छेड़ा जाता है मगर फॉलो अप नहीं किया जाता। तो ये हमारे बिहार पे कृष्णा कपूर, करीना कपूर, रणबीर कपूर, उनसे बात करेंगे जो वारसान है कि उनकी क्या दिलचस्पी है। हमें उनसे पैसों से ज्यादा उनकी दिलचस्पी जरूरी चाहिए है कि ये बहरहाल उनकी विरासत है। तो उनको अगर ये बड़ी तकलीफ में बात होगी अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है, मैं मान नहीं सकता कि उनका इंटरेस्ट ना हो, उनको शायद और उनकी इन्वॉल्वमेंट बड़ी जरूरी है। तो राकेश भाई आप पहले तो उनसे हमारे बिहार पे राब्ता करके आपने जब उनसे हो सके उनका पैगाम या हो सके तो उनसे बातचीत हो सके, जिस तरह भी रंजीत भाई ने टाइम निकाला, तो अगर वो भी टाइम निकाल सके तो ये महमूद जान साहब से हम गुजारिश करेंगे एक और प्रोग्राम करें, फॉलो अप करें इसका कि ये किया जाए। अब ये आपका सवाल आता है कि ये करना क्यों जरूरी है। तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई, टेंशन, ये तो 70 साल हमारे बाल सफेद हो गए और ऐसे ही होते चलता रहेगा। मगर ये मेरा ख्याल चीजें ठीक ऐसे ही होगी। छोटी चीजें जो होती है ना, ये बहुत बड़ी चीजें हैं, ये सिंबलाइज करती हैं। तो ये जब टेंशन तो फिर ये छोटा सा इशू भी इतना बड़ा बन पाता है कि जनाब यहाँ मंदिर, लोगों को ये पता नहीं है कि जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि पेशावर में कितने मंदिर हैं, फंक्शनल मंदिर हैं, और कितने गुरुद्वारे हैं, फंक्शनल गुरुद्वारे हैं, और लोग आते हैं जाते हैं। तो पिंडी में पहले ही काफी सारे फंक्शनल मंदिर गुरुद्वारे मौजूद हैं। इस्लामाबाद में भी कोई हर्ज नहीं है जहाँ इतने वो है। मगर टेंशन में ये इस तरह के इशू देखें कितने टेंस बन जाता है, इशू ही टेंस हो जाता है। जब टेंशन ना हो तो लोग जाहिर है बड़ा दिल दिखाते हैं। इस्लाम में इस बात की कोई बात नहीं है कि दूसरे मज़हब की भी इबादतें होनी चाहिए, तो ना इसका कोई इस्लाम में मुखालफत है, ना किसी पाकिस्तानियत हमारी खतरे में आती है। तो ये इशू बनना ही नहीं चाहिए था। तो ये इस तरह की माहौल जब ये बातें की जाए कि जनाब ये वाला जिस तरह का टॉपिक आपने छेड़ा है, जिस तरह के इशू आपने रेज किया है, तो उससे कदूरतें कम होती हैं और नॉर्मलाइज हो जाते हैं, हम एक नॉर्मल इंसान बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आमिर मतीन साहब, वक्फे का वक्त हुआ है, नाजरीन आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। जी नाजरीन, एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं उन बड़े घरानों की जो कि इस वक्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हर मुल्क में होते हैं, और उन घरों को अपनी जगह पे कायम रखना कितना ज़रूरी होता है। वो हमारी आने वाली नस्लों को क्या क्या बता सकती हैं, वो हमें क्या क्या फ़ायदा दे सकती हैं। इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी हज़ारों जगह हैं कि पूरी दुनिया से लोग आ सकते हैं। यहाँ पे मजहबी टूरिज़म, सयाहत हो सकती है। यहाँ पर हमारा कल्चरल हेरिटेज जो है इससे फ़ायदा लिया जा सकता है, और हम देखते हैं कि इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। और जब जैसे जैसे हालात बेहतर हो रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं इन जगहों को देखने के लिए, और हम देखते हैं टूरिज़म जो है वो काफ़ी बड़ा है। हिंदुस्तान में भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज़म की। राकेश वेद साहब जो हैं वो हमारे दोस्त हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं। ज़रा उनसे पूछना चाहूँगा, राकेश साहब, हिंदुस्तान में इस किस्म की टूरिज़म से क्या क्या फ़ायदे हासिल किए गए हैं? इस किस्म की कितनी ऐसी इमारतें हैं जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से है और वो अब यहाँ वहाँ पे हैं और लोग उन्हें देखने आते हैं?
मुझे तो इस कहने में कोई शर्म नहीं है, बल्कि फख्र ही है कि हमारी जो विरासत है, मुगल विरासत, उसने हमारे को बहुत एनरिच किया है, हमारे को बहुत अमीर भी किया है। तो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे फिरके होंगे जो मजहबी फिरका परस्ती में यकीन करते हैं, यकीनन है, पर हमारे यहाँ पे मजहब के बेस पे ये चीज़ें नहीं हो रही। हमारे लिए ताजमहल, जामा मस्जिद, जितने भी रेड फोर्ट हैं, जितने भी किले हैं, वो एक बहुत बड़े टूरिस्ट स्पॉट है हमारे लिए। और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का इतना बड़ा टूरिज्म जो है वो इन्हीं इस्लामिक इमारतों के चारों तरफ घूमता है। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ बहुत खूबसूरत मंदिर है, बहुत नायाब चीजें हैं, एलोरा है, अजंता है, साउथ इंडिया के गजब के मंदिर हैं, गजब की इमारतें हैं। तो एक बुके है हमारे यहाँ। तो ये बुके पाकिस्तान को भी चाहिए बुके को डेवलप करे। देखिए आपके यहाँ पे आपका जो जिसको आप आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, वहाँ पे गणेश जी का बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत बड़ा टूरिज्म निकल सकता है। अभी आपने करतारपुर राहदारी खोली, माशाल्लाह बहुत बढ़िया सक्सेसफुल रहा। आपके यहाँ पे मोहनजोदाड़ो है, आपके यहाँ पे तक्षशिला है, आपके यहाँ पे कटास राज है यहाँ पे हमने खोला है। उसकी कटास राज में कम से कम 10 बार गया हूँ। और आपकी मैं ख्याजा क़ीदत पेश करता हूँ, आपकी सलाम पेश करता हूँ आपकी सरकार को कि आपने कटास राज को जैसे रिस्टोर किया है, वो निहायत काबिल तारीफ है। मैंने बहुत कम दुनिया में इस तरह की रेस्टोरेशन देखी है, बहुत बेहतरीन काम किया है। तो इसलिए जब भी आप बोल रहे थे कपूर खानदान का इनसे क्या उनकी तरफ से क्या इंटरेस्ट है, तो मैं इसमें ये बात कहना चाहूंगा कि पृथ्वीराज कपूर जी, राज कपूर जी, ये जो एक पूरा खानदान है, इनके जो काम किए हुए हैं, जो इन्होंने हमको दिया है, वो आपके पूरे मुल्क की विरासत है। उनकी फर्क नहीं पड़ता। गालिब ने जो आपको दिया वो अब हम सबका है। बहादुर शाह जफर ने जो कुछ किया वो हमारे सबका है। मुगल चले गए, पर उनकी जो सामान है, हम मुगलों के वारिस नहीं ढूंढ रहे, हम मोहम्मद शाह या बहादुर शाह जफर के वारिस नहीं ढूंढ रहे, हम उनको ओन करते हैं। सिमिलरली उनके खानदान से हमें क्या मदद मिलती है या क्या मिलता है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पृथ्वीराज कपूर और ऐसी शख्सियत दिलीप कुमार साहब, ये अब हमारा हिस्सा बन चुकी है, ये अब अपने नहीं रहे। इतनी मकबूलियत, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मेहदी हसन साहब है, वो मेहदी हसन साहब दुनिया के हैं, फैज साहब दुनिया के हैं, फराज साहब दुनिया के हैं, वो अपने बच्चों के नहीं रहे। तो जो चीजें, जो शख्सियतें इतनी मकबूलियत हासिल करती हैं, उस बुलंद मुकाम पे पहुंच जाती हैं, राकेश साहब, वो एक चीज नहीं रहती। राकेश साहब, एक तो आपने कहा कि असदुल्ला खान गालिब साहब का आपने हवाला दिया, आपने सबके हवाले दिए और आपने मुग़लों की भी बात की, और हम ये भी जानते हैं कि वहाँ पे अजमेर शरीफ भी है, वहाँ पे और बहुत सारे ऐसे मज़ारात हैं कि यहाँ से लोग जाते हैं, आप वहाँ से यहाँ आते हैं, ऐसी बहुत सारी। एक तो आपने इसकी जज्बाती अहमियत पे बात की, इसकी ज़रा माली भी मेरे ख्याल में कुछ हिंदुस्तान ने इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। इसका अगर देखें तो रेवेन्यू भी काफ़ी इससे जनरेट होता है। ज़रा उस हवाले से भी बताएं कि इससे इस किस्म की टूरिज्म से क्या फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। देखिए आगरा को देखते हैं। आगरा का ताजमहल आज की डेट में जो आगरा की स्मॉल इंडस्ट्रीज है, लेदर की और हैंडीक्राफ्ट की, उसके अलावा सबसे बड़ी इकॉनमी आगरा की टूरिज्म है। सिर्फ एक ताजमहल और लाल किला, वहाँ का जो लाल किला है उसकी वजह से। अजमेर शरीफ का पूरा शहर, अजमेर में कोई इंडस्ट्री नहीं है, जोधपुर में है, जयपुर में है, उदयपुर में है, बहुत इंडस्ट्री है, पर पूरा शहर अजमेर सिर्फ इस पे चलता है कि वहां पे एक दरगाह है। और सिमिलरली आप, जब मैं बात कर रहा था आपको किस्सा खानी बाजार की, तो अगर आपके पास वक्त हो तो मैं आपको बताऊं, जो फोर्ट है किस्सा खानी बाजार के कोने में, जिसको बोलते हैं पेशावर फोर्ट, किला बाला हिसार है वहां पे। एग्जैक्टली। अब वहां से शुरू हो जाइए तो बाएं दाएं आप चलते हुए आप एक उस दौर में पहुंचते हो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक थे। और जहां तक टूरिज्म को देखिए, जब आप गली में लेफ्ट मुड़ते हो कपूर हवेली जाने के लिए, तो राइट साइड के, मैंने आपको फोटो भेजी थी, तो 5-6 रेस्टोरेंट, और मैंने उनके मालिकान से बात की, तो मैं वहां पे रुका, तो बड़े अदब से मुझे मिले और बड़े प्यार से मिले। वो बोले जब भी हिंदुस्तान से कोई आदमी आता है तो इस गली में से हर जगह कुछ ना कुछ खाता पीता जाता है, चाहे वो पकोड़े की दुकान क्यों ना हो। अब एक जब जगह बन जाएगी और संवर जाएगी तो इसका टूरिज्म का बहुत बड़ा, आप कपूर हवेली मत देखिए, और अब मत देखिए इस समय हमारे हिंदुस्तान के पाकिस्तान के कैसे ताल्लुकात हैं। देखो फ्यूचर में हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए, और नाउम्मीद की एक कुफर है।
हमें अपने मुस्तकबिल की तरफ देखना पड़ेगा बड़ी उम्मीद के साथ। अपनी अपनी जो जगह मकामात हैं उनको हमें संभाल के रखना है और अच्छे दिनों का इंतजार करना है, और यकीनन अच्छे दिन आएंगे। अब देखिए, हम मसलसल आदमी कंफ्लिक्ट में रह ही ना सकता, रोजमर्रा की दुश्मनी से जिंदगी। राकेश साहब, इसी अच्छे दिनों की इस उम्मीद पे आपसे इजाज़त लेते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आपसे वक्तन फ़ौक्तन इस मामले पे बात होती रहेगी। अगर कपूर ख़ानदान में किसी से आपका रब्ता हो और हम उनसे इस पे बात कर सकें, ये बहुत अच्छा होगा। पेशावर के लोग ये जाएंगे। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिस पे हिंदुस्तान में मुसलसल बात हो रही है कपूर हवेली, कपूर हवेली। तो हमने कहा कि इस पे हम अपने यहाँ बात करके इसकी अहमियत पे बात करें कि ये क्यों ज़रूरी है, पाकिस्तान में इसे कैसे देखा जा रहा है, हिंदुस्तान में लोग इस पे क्यों इतना बात कर रहे हैं, ये कितने बड़े घराने का इस हवेली से ताल्लुक़ है। इन 4 नस्लें उन्होंने उनकी हिंदुस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है बॉलीवुड, उस पर राज किया है। तो कल इंशाल्लाह अपने नए मौजू और नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।